नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे संभल हिंसा समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तनातनी की। वहीं बात यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के मुनीर खान की प्रतिभा की भी बात करेंगे। दरअसल मुनीर खान ने एआई सक्षम चश्मे का आविष्कार किया है और अयोध्या में श्री राम विवाह उत्सव की धूम पर हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो अब चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले अब बात करते हैं अडानी मुद्दे की। अडानी समूह पर लगे आरोपों और संभल हिंसा समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया है। हालांकि मंगलवार से संसद में गतिरोध कम हुआ और संसद की कार्रवाई जारी रही। आपको बता दें कि संसद में संभल हिंसा पर खूब तकरार हुई। ये खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में अखिलेश का सरकार पर जोरदार हमला। लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत के साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने अखिलेश यादव का नाम लिया। अखिलेश ने संभल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संभल भाईचारे के लिए जाना जाता था, लेकिन संभल के भाईचारे को गोली मारी गई है। संभल में खुदाई सौहार्द को खोद देगी। उन्होंने संभल की घटना को सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि ये सरकार संविधान को नहीं मानती। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। पहले चुनाव 13 नवंबर को होना था, 20 नवंबर को कराया गया। 19 नवंबर को सर्वे की याचिका दायर की गई। दूसरे पक्ष को सुने बिना सर्वे का आदेश दे दिया गया। एक बार 2.5 घंटे सर्वे का बाद जब ये हो गया कि अब रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, फिर सर्वे की क्या जरूरत थी। लोगों को पुलिस से नमाज पढ़ने से रोका गया। लोगों ने दोबारा सर्वे की वजह जाननी चाहिए तो पुलिस प्रशासन ने बेकसूरों को गोली मारी। संभल में माहौल बिगाड़ने वालों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई है। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। राज्यसभा में संभल हिंसा पर बोले रामगोपाल यादव। वहीं राज्यसभा में सपा सांसद रामगोपाल यादव ने संभल हिंसा पर कहा, 24 नवंबर को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस तैनात कर दी गई। संभल के लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों तैनात की जा रही है। कुछ देर बाद डीएम, एसएसपी, वकील और कुछ लोग पुलिस के साथ ढोल बजाते हुए मस्जिद में घुस गए। भीड़ को शक था कि मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं।
एसडीएम ने पानी की टंकी खोली और जब पानी बाहर निकलने लगा तो लोगों को शक हुआ कि उनमें कुछ गड़बड़ है और फिर वहां अशांति फैल गई। पुलिस ने गोलियां चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों पर केस दर्ज किए गए और कई लोग जेल में हैं। जो पकड़े गए उन्हें बुरी तरह पीटा गया। रामगोपाल यादव ने कहा, मेरा और कई अन्य लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में पहले जो चुनाव हुए थे उसमें पड़ोसी जिलों की पुलिस ने किसी को वोट नहीं डालने दिया और जबरन चुनाव अपने कब्जे में ले लिया। यह सब एक तरह से उस बात से ध्यान हटाने के लिए हुआ। अरे गाड़ी हमारी खड़ी हुई यार, भगा देंगे ये लोग। नहीं भगाएंगे सर, रुक जाइए। अखिलेश जी का कहना है कि ये सुनियोजित साजिश है, दिल्ली से होके। बिल्कुल सही उनका कहना है, सही कहना है, क्योंकि कैसे लोग आए, साबरमती फिल्म देख के बाबा जी ने ये करवा दिया, कब्बे यहाँ पहुँच गए और इस तरह से ये कुछ दंगा फसाद करवा के वो भी कहीं दिल्ली पे आ जाए। बदायूं के बाद संभल, बदायूं और अब 2.5 दिन नहीं, संभल, बदायूं, जौनपुर, अजमेर शरीफ, अभी क्या हजारों मस्जिदें हैं सबके नीचे। सर आपको लगता है संभल बड़ा इशू है अडानी से? अडानी का क्या इशू है? संभल का इशू है। जनता जहाँ गोली से मारी जा रही हो और जहाँ लोगों को घर लूटे जा रहे हो, जहाँ लोगों को जबरदस्त बिजली काटी जा रही हो और पानी नहीं दिया जा रहा हो, ऐसा मानव जो अत्याचार हो रहे हो उसके सामने क्या है अडानी का? दरअसल संभल की घटना को पूरी तरह से निष्पक्ष जांच चल रही है। पीड़ित पक्ष जो भी हैं उनको न्याय मिले, यह हमारी जिम्मेदारी है और जो दोषी हों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानून के तहत हो, यह मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इसे और आपके चलाने से ही खबर चल रही है। मेरा सादर अनुरोध है कि पूरे प्रदेश में शांति का माहौल बने, इसमें आप मदद करें और हर स्थिति में लाइन ऑर्डर मेंटेन रहो, मजबूत हो और लोगों को दिक्कत न हो रहने खाने में, और हर स्थिति में शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों को न्याय मिले, ये हमारी जिम्मेदारी। विपक्ष इन मुद्दों पर करना चाहता है चर्चा। बांग्लादेश मुद्दे पर चर्चा चाहता है विपक्ष। अडानी मुद्दे पर जेपीसी और उस पर चर्चा। संभल और अजमेर मुद्दा। कांग्रेस का पूरा फोकस अडानी मामले को लेकर। समाजवादी पार्टी संभल हिंसा पर चर्चा की मांग कर रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा। इस पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। साथ ही कांग्रेस सांसद भी वॉकआउट कर गए। हालांकि बाद में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सांसद वापस सदन में लौट आए। वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सदन चले और जो जनता हमसे उम्मीद करती है उस जनता की आवाज को हम बुलंद करें। अब सरकार सदन की कार्यवाही चलाना चाहती है तो चलेगा, लेकिन अगर वे नहीं चलाना चाहती है, सब समझ आता है कि षड्यंत्र क्या है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है सदन चलाना, जो कुर्सी पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती। देखिए, हमारी पार्टी का जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश की है। सदन नहीं चला। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए? ये उपचुनाव हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संभल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। देखिए, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। आज सदन में बोलने के लिए, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे एक हफ्ते से ज्यादा से, कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने संभल की जो घटना हुई है उसको सही तरह से बयान किया है और अफसोस है कि सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया। हम चाहते हैं कि जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त निलंबित कर करके मुकदमा हत्या का दर्ज होना चाहिए और जिससे कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके।
संसद परिसर में अडानी मामले का विरोध। बता दें कि मंगलवार को संसद भवन परिसर में विपक्षी ईडी गठबंधन के सांसदों ने अडानी मामले पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इस दौरान विपक्षी सांसदों के हाथों में मोदी अडानी एक है और अडानी पर भारत को जवाबदेही चाहिए के नारे लिखे बैनर ऑफ प्ले कार्ड नजर आ रहे थे। कांग्रेस सांसद शशि ठाकुर ने कहा कि हम मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सदन के भीतर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया है। बता दें कि सरकार के खिलाफ विपक्ष बिखरता नजर आया। अडानी मामले पर प्रोटेस्ट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए, लेकिन इनमें सपा और टीएमसी के सांसद नदारद रहे। 25 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस अडानी मामले को लेकर, लेकिन समाजवादी पार्टी संभल हिंसा पर चर्चा की मांग कर रही है। देखिए, ये तो पहला दिन से चलना चाहिए था। बहुत ही मूल्यवान समय होता है। पार्लियामेंट 1 माह के लिए इस सत्र में सेशन था। मैं समझता हूं कि सभी सदस्य अब पूरी तौर से मोमेंटम बिल्टअप होता है। पहले हफ्ते में मोमेंटम बिल्टअप होता है और 1 हफ्ते तक नहीं चला, तो आज से मान के चलिए, आज से ही पार्लियामेंट शुरू हुआ है। मोमेंटम बिल्टअप होगा, लोग भाग लेंगे, प्रश्नों का सिलसिला चलेगा, 0 आवर में लोग अपने अपने क्षेत्र के विषय उठाएंगे। तो एक अपने आप में नए सदस्यों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए तो ये पहला सत्र है जिसमें इस प्रकार से वो भागीदारी, तो नए सदस्यों को समझना पड़ता है कि किस प्रकार से सदन की कार्रवाई होती है। लॉटरी में डालते हैं, प्रश्न डालते हैं, बैलेट में आते हैं, बिल पर बोलते हैं। तो बहुतों के लिए अनुभव का समय, लेकिन साथ साथ बहुत सुखद है और चले, अच्छी तरह से चले, देश के हित का ये सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष सत्ता पक्ष की तानातनी का बना रास्ता कसर। उधर वाराणसी के बोजूबीर इलाके में स्थित उदय प्रताप कॉलेज के मेन गेट पर दर्जनों की संख्या में पहुंचे छात्रों और पुलिस के बीच में जमकर खींचतान और धक्का मुक्की हुई है। दरअसल दर्जनों की संख्या में छात्र सुबह कॉलेज में स्थित मजार पर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे थे। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने 9 छात्रों को हिरासत में लिया। दरअसल यूपी कॉलेज के मजार का विवाद उस वक्त बढ़ा जब कुछ दिनों पहले सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से वर्ष 2018 में कॉलेज प्रशासन को भेजे गए एक नोटिस के तहत छात्रों की अपने कुछ मांगे हैं कुछ लेके, लेकिन यहाँ जो आप सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, यूपी कॉलेज के जो प्रबंधन कमेटी है उनके द्वारा यहाँ पे पुलिस से ये मांग की गई थी कि यहाँ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं कई पालियों में, उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो। इसलिए उन्होंने मांग की थी कि साहब यहाँ पे कुछ बाहर के बच्चे भी चले आते हैं, तो पुलिस के अलावा यहाँ के प्रबंधन कमेटी के द्वारा कुछ यहाँ पे छात्र या टीचर्स लगाए गए हैं चेकिंग के लिए। जिन बच्चों का एग्ज़ाम है यहाँ पे या जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं छात्रावास में, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे एंट्री दी जाएगी। बाहर से किसी व्यक्ति की एंट्री यहाँ पे रोक दी गई है और जब तक वो हमसे सहायता चाहेंगे उनको हम सहायता देंगे। मजार की जमीन पर दावा किया गया था। इसके पहले छात्रों और प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को कैंपस में वक्फ बोर्ड का पुतला भी फूंका गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के निवासी 28 वर्षीय मुनीर खान आज पूरी दुनिया में अपनी मेधा और इनोवेशन का लोहा मनवा चुके हैं। मुनीर खान लाखों लोगों के जीवन में रोशनी लाने के लिए विशेष काम कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी जिले के निवासी 28 वर्षीय मुनीर खान आज पूरी दुनिया में अपनी मेधा और इनोवेशन का लोहा मनवा चुके हैं। मुनीर खान लाखों लोगों के जीवन में रोशनी लाने के काम कर रहे हैं और कई दृष्टिहीनों के लिए मुनीर खान का इनोवेशन वरदान साबित हो रहा है। खेरी के गौरिया गांव में एक साधारण और गरीब परिवार में जन्मे मुनीर खान ने अपने नवाचारों और तकनीकी कौशल के आधार पर अपनी अलग वैश्विक पहचान बना ली है। बता दें कि अमेरिका की हार्वर्ड
यूनिवर्सिटी में सेंसर प्रणाली पर रिसर्च कर रहे भारतीय युवा शोध विज्ञानी ने कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग यानी कि ML की मदद से ऐसा चश्मा तैयार किया है जो दृष्टि बाधित लोगों को दृष्टि देने के साथ उनके लिए दिमाग भी काम करेगा। मुनीर खान ने हाल ही में AI सक्षम चश्मे का आविष्कार किया। इसमें पहले वे स्मार्ट वाटर बॉटल से लेकर स्मार्ट सॉइल टेस्टिंग डिवाइस बना चुके हैं। उनके AI सक्षम चश्मे से कोई भी दृष्टिहीन आसानी से देख सकता है और यह एक AI आधारित चश्मा है। उनके इन नवाचारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे आम लोगों के लिए रोजमर्रा की सुविधा में सुधार करने की क्षमता रखते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। राम विवाह के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या को खास तौर पर सजाया जा रहा है, क्योंकि 6 दिसंबर आने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। राम विवाह कार्यक्रम की तैयारी के लिए शहर भर के मंदिरों को सजाया जा रहा है। भजन गायन, आध्यात्मिक प्रवचन और जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में श्री राम विवाह उत्सव की धूम। उत्सव के आनंद में झूम रही है रामनगरी। 6 दिसंबर को सभी मंदिरों से निकाली जाएगी प्रभु श्री राम की भव्य बारात। भजन गायन और आध्यात्मिक प्रवचन जैसे धार्मिक कार्यक्रम जारी। जयपुर के गहनों से सजे धजे दुल्हा बनेंगे श्री राम। बनारसी चाट और कानपुर की केसर दूध का स्वाद लेंगे बाराती। 8 दिसंबर को माता सीता की होगी विदाई। राम की नगरी अयोध्या में इस बार बड़े धूमधाम से श्री राम विवाह उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव के आनंद में पूरी रामनगरी झूमने लगी है। बता दें कि प्रभु राम विवाह की रस्में शुरू हो चुकी हैं। राम कथा और रामलीला भी शुरू हो गई है। बता दें कि 6 दिसंबर को अयोध्या में देर शाम लगभग सभी मंदिरों से श्री राम की भव्य बारात निकाली जाएगी। जानकी उपासक जानकी महल और रंग महल मंदिर से भी वर पक्ष की ओर से बारात निकलेगी। यह बारात नगर भ्रमण करने के बाद मंदिर पहुंचेगी। यहां कन्या पक्ष बारात का स्वागत करेगा। फिर अन्य कार्यक्रम होंगे। 8 दिसंबर को माता सीता की विदाई होगी। जयपुर के रुकमठ ज्वेलर्स से खास आभूषण बनवाए हैं, जो विवाह उत्सव पर युगल सरकार को समर्पित किए जाएंगे। आपको बता दें कि राम विवाह कार्यक्रम की तैयारी के लिए शहर भर के मंदिरों को सजाया जा रहा है। इस दौरान लोगों के बीच भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। भजन गायन और आध्यात्मिक प्रवचन जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन भगवान प्रभु राम और माता सीता की शादी हुई थी, जिसकी वजह से इस दिन को उनकी शादी का वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। हर साल इस दिन भगवान राम और माता सीता की शादी कराई जाती है। इस साल भी बड़े हर्षोल्लास से प्रभु श्री राम की बारात अयोध्या से नेपाल के जनकपुर से लिए निकल गई है। 500 वर्षों के बाद ये लंबा संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण हुआ और अब की बार सीताराम विवाह महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, आह्लाद और आनंद का विषय है और संपूर्ण अयोध्या और मिथिला मिलकर के इस उत्सव और आनंद को मना करके सब अभिभूत हो रहे हैं। वर पक्ष और वधु पक्ष को मिलाकर करीब 1000 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था ट्रस्ट ने कराई है, जो बनारस की मशहूर चाट विक्रेता प्रभु श्री राम के बारातियों की सेवा में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक कोलकाता का चाय टोस्ट और कानपुर की दूध का सभी लोग लुत्फ उठाएंगे। दिल्ली के मुरारी लाल अग्रवाल वर पक्ष की अगुवाई करेंगे। वहीं वधु पक्ष जानकी महल ट्रस्ट दुल्हा सरकार और बारातियों की सेवा करेगा। अयोध्या विशेष रूप से तैयार है। भगवान श्री राम लला के विराजमान होने के बाद पहला जो विवाह उत्सव होने जा रहा है, पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार हो रही है और भगवान के विवाह उत्सव की बड़ी धूमधाम से तैयारी की जा रही है और भगवान का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। अयोध्या के प्रत्येक मंदिरों में भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाता है। बता दें कि इस साल राम विवाह का कार्यक्रम काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के बाद ये पहला उत्सव है।
संतों और नेताओं के मुताबिक अयोध्या में राम विवाह समारोह में हिंदू विवाह से जुड़े सभी पारंपरिक अनुष्ठान कराए जाएंगे। भगवान राम और देवी सीता के विवाह कार्यक्रम को पूरी परंपरा के साथ किया जाएगा। वहीं राम विवाह समारोह में पूरे भारत से और यहां तक कि नेपाल के जनकपुर से भी तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद है। मान्यताओं के मुताबिक माता सीता का जन्म जनकपुर में ही हुआ था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।